अगस्त 1942 को दो एक्सपीरियंस नेवी सील ब्लिम्प पायलट्स ब्लिम्प में बैठते हैं एंड सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, रेडियो भी ठीक, इंजन भी ठीक, वेदर भी ठीक। 5 घंटे के बाद वो ब्लिम्प क्रैश कर जाता है एंड वो दोनों पायलट्स वहां से गायब हो जाते हैं। मैं ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस वियर्ड कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको पसंद है मेक श्योर टू सब्सक्राइब। संडे 16 अगस्त 1942 को पिछले 8 महीने से यूएस में वॉर चल रही थी जापान के साथ। सो जापानीज मिलिट्री यूएसए के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, यूएसए का जो वीक पॉइंट ढूंढ रही थी एंड ये वीक पॉइंट था कैलिफोर्निया के कोस्ट लाइन पर पैसिफिक ओशन में। सो जापानीज मिलिट्री सबमरीन का यूज कर रही थी पैसिफिक ओशन में, मतलब कैलिफोर्निया के आसपास मंडरा रही थी पानी के नीचे एंड कभी भी किसी भी तरीके से वो यूएसए के वीक पॉइंट पे अटैक कर सकती थी। सिर्फ 6 महीने पहले ही जापान ने सेंटा बारबरा में अटैक किया था। सो अब वो कैलिफोर्निया भी कर सकती थी अटैक। सो जापानीज सबमरीन्स पर नजर रखनी थी। शिप्स एंड यूएसए की खुद की सबमरीन नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि जापानीज सबमरीन उनको अटैक कर सकती थी। सो जापानीज सबमरीन पर नजर पानी के ऊपर से होएगा यूजिंग एयर जेट प्लेन्स। बट प्रॉब्लम ये थी कि एयर जेट प्लेन्स स्टेबल नहीं रहते। एयर जेट प्लेन को काफी स्पीड चाहिए होती है उड़ने के लिए एंड सबमरीन को देखने के लिए दे नीड टू बी स्लो बिकॉज एक तो वो पानी के डीप होते हैं, ऊपर से वो धीरे चलते हैं कंपेयर टू जेट एंड ऊपर से ओशन के ऊपर जो फॉग है वो भी काम बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग कर देता है। सो यूएस से कम्स अप विद अ सॉल्यूशन। वो कहते हैं कि हम ब्लिम्प्स को यूज करेंगे, बट इन फैक्ट बहुत सिंपल चीज है जो यूएस के लिए बेस्ट ऑप्शन था। ब्लिम्प्स आर लाइक एयर बैलून, भरा होता है हीलियम गैस से और उसके नीचे होता है एक कंट्रोल्ड रूम जिसको बोलते हैं गोंडोला। वो हवा में अनलाइक जेट्स एंड एयरप्लेन्स रह सकता है फॉर मोर देन 50 आवर्स। लो एल्टीट्यूड पर रह सकता है एंड धीरे धीरे चल सकता है। इसका मतलब ये परफेक्ट था सबमरीन्स के ऊपर नजर रखने के लिए। L8 उनमें से एक ब्लिम्प था। ओरिजिनली इस ब्लिम्प को एड्स के लिए यूज करा जाता था कंपनीज के लिए, बट इवेंचुअली नेवी ने इस ब्लिम्प को ले लिया था। ये ब्लिम्प एक वर्क ऑफ आर्ट था, 150 फीट लंबा विद डायमीटर ऑफ 47 फीट। इस पर सारा बॉम्ब्स अटैच थे फॉर एनिमीज। .30 कैलिबर मशीन गन लगी हुई थी विद 300 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन। L8 का मिशन सिंपल था कि जापानीज सबमरीन्स को ढूंढना, अगले दिन सुबह सुबह इस ब्लिम्प को अपने मिशन के लिए यूज करना था। इस ब्लिम्प को हैंडल करने वाले थे लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट कोडी एंड चार्ल्स एडम्स एंड मशीनिस्ट जेम्स हिल्स। टेक ऑफ करने से पहले लेफ्टिनेंट कोडी हिल को मना कर देते हैं कि तुम फ्लाइट पे ना आओ। हिल ने कोडी की बात मान ली एंड उतर गया। हिल को लगा मे बी वेट का इशू है क्योंकि ब्लिम्प्स को सर्टेन लेवल ऑफ वेट चाहिए होता है उड़ने के लिए। उसके ऊपर ऑलरेडी एम्यूनेशंस एंड बॉम्ब्स वगैरह रखी हुई थी। सो अननेसेसरी वेट ऐड करना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड आइडिया था। सो कोडी एंड एडम ही इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। सो सुबह 5 बजे L8 अपने मिशन पर चला जाता है एंड ये मिशन सिर्फ 4 घंटे चलना था। 4 घंटे की पेट्रोलिंग के बाद इस ब्लिम्प को वापस ले आना था। सो लेफ्टिनेंट कोडी सिर्फ 27 साल का, नेवी एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ 1938 में एंड कुछ टाइम पहले ही उसको प्रमोट कर दिया गया था। कोडी यंग था एंड काफ़ी एम्बिशियस था। कोडी के पास सिर्फ 756 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस था ब्लिम्प उड़ाने का। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट शुड बी एटलीस्ट 10,000। इस 756 घंटों की फ्लाइट के एक्सपीरियंस में इसके पास काफ़ी अचीवमेंट आ गई थी। उसने काफ़ी डेयरिंग चीज़ें करी थी। सिर्फ 4 महीने पहले ही वो L8 को चलती हुई शिप के ऊपर उसने स्टडी रखा था सो दैट ब्लिम्प से बॉम्ब्स को उस शिप में ले जा सके। ब्लिम्प को शिप की स्पीड के साथ मैच रखना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। उसके इस काम की वजह से उसको लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। एडम ऑन द अदर हैंड वेटरन था। उसको 20 साल हो गए थे नेवी में एंड अब कुछ टाइम पहले ही उसको कमीशन ऑफिसर बना दिया गया था। इस ब्लिम्प पर चढ़ना उसके लिए फर्स्ट टाइम था। 1935 में वो एक एयरप्लेन पर था जो USS मैकॉन जा रहा था कैलिफोर्निया कोस्ट में, बट वो क्रैश हो गया था। बट एडम समहाउ बच जाते हैं। एडम को सिर्फ 2200 घंटे का एक्सपीरियंस था। एडम काफी ज्यादा काम एंड केपेबल था कुछ भी करने को। सो दोनों काफी इनएक्सपीरियंस थे। रास्ता सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फेरलोन आइलैंड पहुंचना था। नॉर्थ में पॉइंट आइज, देन साउथ में मोन्टारा बीच एंड देन वापस ट्रेजर आइलैंड। 10 साढ़े 10 बजे वापस। पहले 1-1.5 घंटा सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। L8 फॉग से निकल रहा होता है। दोनों मेंबर्स नीचे पानी में कांस्टेंट नजर रख रहे होते हैं कोई सबमरीन के लिए। देन 7:50 पर कोडी अपने
रेडियो पर बोलता है एंड इन्फॉर्म करता है ऑपरेटिंग हेडक्वार्टर्स में, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग सस्पिशियस ऑयल स्लिक, स्टैंड बाय। कोडी को कुछ पानी में कुछ दिखता है, एक ऑयल की ट्रेल मिलती है। सबमरीन से ऑफ्टन ऑयल निकलता है। ब्लिम्प थोड़ा पानी के पास जाता है एंड उस ऑयल ट्रेल के पास 2 स्मोकिंग मार्कर्स लगा देता है। ये मार्कर्स पानी में तैरते हैं एंड धुआं छोड़ते हैं। तो जैसे ही कोडी एंड एडम उस ऑयल ट्रेल के पास वो मार्कर लगाते हैं, उसी टाइम सडन साइलेंस, शांत हो जाता है। उसके बाद एलियट का कनेक्शन टूट जाता है, कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। देन 3:30 बजे के आसपास कमांडर वॉटसन, जो कि ट्रेजर आइलैंड पर अपने ऑपरेशन सेंटर पर थे, जिन्होंने ये ब्लिम्प वाला रूटीन बोला गया था एडम एंड कोडी को, उनको फिक्र होने लग पड़ती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। देन वो आसपास के जो पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया कोस्ट में जितने भी शिप्स एंड प्लेन्स वगैरह थे उनको बोलते हैं कि तुम्हें कोई ब्लिम्प उड़ता हुआ दिखे, इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करो। देन कुछ टाइम के बाद खबर मिलती है कि एक ब्लिम्प बादलों में कम्प्लीटली गलत डायरेक्शन में जा रहा था। ये कम्प्लीटली रूट के बियॉन्ड था, जो कोडी एंड एडम को असाइन करा गया था उसके कम्प्लीट ऑपोजिट था ये रूट। देन एक पायलट जो उस एरिया में था उसको बोलता है कि उस ब्लिम्प के पास जाए एंड सिचुएशन हमें बताए कि क्या हो रहा है। पर जैसे ही पायलट वहाँ पे पहुँचता है, ब्लिम्प उसी टाइम नीचे गिरने लग पड़ता है। जैसे ही ब्लिम्प बादलों के बीच में से निकलता है एंड देन फिर वो ब्लिम्प गायब हो जाता है। 1 घंटे के बाद फिर से रिपोर्ट आती है ऑपरेशन सेंटर पर कि एक ब्लिम्प दिखा है आर्टिलरी पेट्रोल स्टेशन पर। वो ब्लिम्प वो बीच पर लैंड होने वाला था, बट देन एक ऊंचे पत्थर की वजह से टकरा जाता है एंड देन अगेन वो ब्लिम्प गायब हो जाता है। एंड देन दोबारा ब्लिम्प जब विजिबल होता है, 2 फिशरमैन बीच के बिल्कुल एज पर फिशिंग कर रहे होते हैं एंड वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ा बैलून टाइप की चीज़ उनकी तरफ आ रही है एंड ये बैलून ऑलमोस्ट पिचका हुआ है। कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही दोनों फिशरमैन बचते हैं एंड दोनों फिशरमैन ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइव मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए एंड ब्लिम्प इवेंचुअली लैंड करता है एंड दोनों फिशरमैन उस ब्लिम्प के अंदर देखते हैं। काफ़ी सारे बटन्स, काफ़ी सारे गन्स, एमुनेशन वगैरह रखे हुए थे, बट ब्लिम्प के अंदर कोडी एंड एडम नहीं मिलते। धीरे धीरे ब्लिम्प के आसपास लोग इकट्ठा होने लग पड़ते हैं। कुछ लोगों को लगा ये जापानीज ने हमला किया है। 11:30 बजे ब्लिम्प अब फाइनली रेस्टिंग पोजीशन पे आ गया था। उसके अंदर से जितना भी हीलियम गैस था वो सारा निकल गया था। इंजन टूट चुका था, गैसोलीन लीक करते करते सड़कों पे आ गया था। पुलिस आए, फायर ब्रिगेड आए टू सेव द क्रू, बट ब्लिम्प में कोई नहीं था। कोडी एंड एडम कहीं नहीं मिले। इस इंसिडेंट को काफी साल हो गए थे एंड अभी तक कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि कोडी एंड एडम आखिर गए कहाँ पर गायब हो गए थे। ओवर द इयर्स काफी सारी थ्योरीज निकलती है। पहली थ्योरी होती है, ये थ्योरी नेवी सील की होती है, कि जब ब्लिम्प ने जब ऑयल के लेयर देखी थी एंड स्मोक मार्कर्स वहाँ पे रखे थे ताकि वो धुआं छोड़ दे एंड मार्कर बन जाए, उनमें से एक बंदे का पैर फिसल गया एंड दूसरे बंदे ने उस बंदे को बचाने के लिए उसका पैर पकड़ा एंड वो भी गिर गया, जिसकी वजह से ब्लिम्प का वेट कम हो गया एंड ब्लिम्प अलग ही रूट में चला गया था। बट इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरियन डैन ग्रोसमैन ने बोला कि अगर एक बंदा गिर गया था तो दूसरे बंदे ने रेडियो पर असिस्टेंट क्यों नहीं मांगा, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग प्रोटोकॉल क्यों नहीं मांगी, रेडियो पर इंस्ट्रक्शन मिलते कि क्या करना चाहिए। बट द ट्रूथ है, जैसे कोडी एंड एडम ने स्मोक मार्कर रखा था, रेडियो बंद हो चुका था, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। नेवी सील में बोला जाता है जो मर्जी हो जाए, अपना शिप, अपना व्हीकल अबैंडन नहीं करना अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। सेकंड थ्योरी आती है सबमरीन थ्योरी। ये थ्योरी स्पेकुलेट करती है कि एडम एंड कोडी को जापानीज ने पकड़ लिया हो जब वो स्मोक मारकर उस पानी में रखने जा रहे थे। हो सकता है जैसे वो अपना ब्लिम्प ऑयल के पास लेकर जा रहे थे, जापानीज ने उनको पकड़ लिया हो। बट क्वेश्चन ये आता है कि जापानीज ने ब्लिम्प को क्यों नहीं पकड़ा, ब्लिम्प को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया। तीसरी थ्योरी आती है मेलफंक्शन थ्योरी। कईयों ने बोला कि क्या पता कि ब्लिम्प का दरवाज़ा खुल गया हो एंड दोनों पायलट वहाँ से गिर गए हो, बट जब ब्लिम्प क्रैश हुआ था तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि उनकी बॉडी पानी में भी नहीं मिली थी एंड उस दिन सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी बिजी फिशरमैन थे, काफ़ी फिशरमैन उस जगह पर थे। बट अगर उनको कोई बॉडी पानी में गिरी होती तो उनको डेफिनेटली मिलती। एक और क्वेश्चन जो नेवी पूछ रही थी कि कोडी एंड एडम ने जो देखा था क्या वो ऑयल ही था या कुछ और था। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद कोडी एंड एडम को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड बोला कि ये केस 100% मिस्टीरियस है। बट क्वेश्चन अभी भी वैसे के वैसे ही है कि कोडी एंड एडम आखिर गायब हुए कहाँ पर। एलियट को वापस ठीक करा गया था, उसको यूज़ करा गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। वॉर ख़त्म होने के बाद उसको वापस
गुड ईयर को दे दिया जाता है। उसको काफ़ी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में यूज़ करा गया था। उस गुड ईयर ने 2003 में उस गोंडाला ब्लिम्प के साथ जो अटैच थी वो एक म्यूजियम को डोनेट कर दी थी। इस केस को 80 से ज़्यादा साल हो गए हैं, अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि लिeutenant कोडी एंड चार्ल्स एडम आखिर गायब हुए कहाँ पर। अगर आपको भी ऐसे ही क्रेजी डार्क स्ट्रेंज स्टोरीज पसंद है, आई मेक सच कंटेंट। अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।